all to the Skylight Institute of Commerce. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक दैट इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, इसके अंदर बेसिकली है क्या, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या कुछ डिफाइंड है, या हम इसके अंदर आगे वाले टाइम में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। तो चैप्टर इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अब यहीं से हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। वेरी गुड, है ना। अब इकोनॉमिक्स माइंड में आना भी चाहिए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखो, बहुत सिंपल चीज है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो ह्यूमन बींग्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यानी कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with economic problems of human beings and provides the solution for the same. अब आपके मन में एक सवाल होगा कि फिर ये ह्यूमन बींग्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है। देखो, ह्यूमन बींग्स हर तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हर तरह का ह्यूमन बींग जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ डील करता ही है। ठीक है, अब सवाल आता है कि इंसान की यानी ह्यूमन बींग्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे जो रेफरेंस है दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, अब सवाल ये है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये क्या होता है ना। तो देखो, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी कि देखो, ह्यूमन बींग्स चाहे वो प्रोड्यूसर है चाहे वो कंज्यूमर है, उनके अंदर हमेशा एक चॉइस का प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये किन दो रीजंस के कारण हमें फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट रीजन इज कि हम लोगों के पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है एज कंपेयर टू अवर वांट्स। फाइन, ये पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज के पास, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है इनके यूजेस बड़े ऑल्टरनेटिव हैं, बहुत ऑल्टरनेट यूजेस हैं इसके। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला अगर हम सोचें एज अ प्रोड्यूसर है, उसके पास भी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। हम लोगों की ना जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, हम लोगों की वांट्स अनलिमिटेड हैं, बट हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं इन वांट्स को पूरा करने के लिए, हमारे पास जो साधन है इन रिसोर्सेज जो के साथ जिनसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, ये बहुत ही लिमिटेड है, ये कम है ना। अब जैसे छोटी सी एग्जांपल पैसे कम ही लगेंगे जितनी चाहे हमारी जरूरतें हों। पानी हम कितना ज्यादा यूज करते हैं अलग अलग यूजेस के साथ, पर वो लिमिटेड है, वो कभी हम खत्म, हमारी जरूरतें खत्म ही नहीं होंगी उनके कंपैरेटिवली। तो हम समझते हैं कि क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो हमें ये चॉइस करना पड़ता है कि हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी कौन सी नीड्स को पूरा करें, कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करें और कौन सी हमें गिव अप करनी पड़ेंगी अपनी, है ना। वैसे ही एक तो ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, दूसरा इनके पास ऑल्टरनेट यूजर्स है। एक तो पहले ही हम कह सकते हैं कि अब जैसे 100 रुपीज का नोट है आपके पास, वो 100 रुपीज के नोट से आपका मन करेगा आप कुछ खा लो, आप कुछ ले लो, आप कुछ पहन लो, आप मूवी देखाओ, है ना। अब वो 100 रुपीज कितने सारे यूजेस के साथ हम यूज कर सकते हैं, तो हमें चॉइस करना पड़ता है कि हम कौन सी जरूरतों को पूरा करें और कौन सी जरूरतों को हम गिव अप कर दें। ठीक है, तो चाहे वो बेटा कंज्यूमर हो, अब जहां हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, है ना, तो ह्यूमन बींग्स में चाहे वो कंज्यूमर्स हों, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, चाहे हमारी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, इन सबको हमारा ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगा। कैसे? अब आप सोचोगे कंज्यूमर कंज्यूमर कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। देखो, कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है, कंज्यूमर के पास
इनकम बहुत लिमिटेड है, अपनी लिमिटेड इनकम से ही उसे डिसाइड करना होगा कि वो कौन सी अपनी जरूरतों को पहले पूरा करे और अपनी वांट्स को वो सेटिस्फाई कर सके, है ना। ऐसे ही प्रोड्यूसर्स के पास जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है ना। जो रिसोर्सेज हैं बहुत लिमिटेड हैं और उसको भी क्या चाहिए, उसको अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, पर वो चाहता है कि मेरा खर्चा भी कम से कम हो, मेरे रिसोर्सेज भी कम से कम स्पेंड हो। तो उसको भी चॉइस करना पड़ता है, मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, मैं क्या ना प्रोड्यूस करूँ, मैं कितना प्रोड्यूस करूँ, मैं कितना प्रोड्यूस ना करूँ, मैं कैसे प्रोड्यूस करूँ। तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डील करना होता है। ऐसे ही कंज्यूमर को, मैं क्या कंज्यूम करूं, मैं क्या परचेज करूं, मैं क्या कंज्यूम ना करूं, मैं कितना कंज्यूम करूं कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, तो उसको भी अपने रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज करना है वो सीखना होता है। तो इकोनॉमिक्स हमें इन सब प्रॉब्लम्स का, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, इनसे डील करना सिखाती है। ठीक है, इवन गवर्नमेंट को भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि गवर्नमेंट के पास में तो देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है, खर्चा लिमिटेड है, इनकम्स लिमिटेड है, पर वो उसको भी डिसाइड करना होता है कि मैं इससे ब्रिज बनाऊं, मैं स्कूल्स ओपन करूं, मैं हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करूं लोगों को, मैं सड़कें बनाऊं, मैं रेलवेज लेके आऊं, मैं किस तरह का खर्चा करूं कि लोगों का वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो जाए, है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को भी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ। तो इकोनॉमिक्स हमारी इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सिखाती है, इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में हमारी मदद करती है। कैसे? अब इनके लिए इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट डिफरेंट ना थ्योरीज बना रखी हैं, ठीक है ना। हम उन थ्योरीज को पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूजेज ले सकें, इफेक्टिव यूजेज ले सकें या ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें। ये हमें ये थ्योरीज सिखाती हैं, ठीक है। जैसे हमारे कंज्यूमर के लिए हमारे पास थ्योरीज है, लाइक थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए भी हमारे पास थ्योरीज बनी हुई हैं, इवन गवर्नमेंट के लिए भी है। एक एक करके पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम एक और चीज सीखते हैं, पहले यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में ही, ठीक है ना। जहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बींग्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती है, तो यहाँ पे आप ये समझिए कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये दो तरीके की हो सकती हैं। या तो आप प्रॉब्लम्स को स्मॉलर लेवल पे पढ़ सकते हो, है ना। ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं ये दो तरह की हो सकती हैं, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी स्टडीड एट स्मॉलर लेवल, इट कैन बी स्टडीड एट लार्जर लेवल एज वेल, है ना। स्मॉलर लेवल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ स्मॉलर का मतलब क्या है, ठीक है, कि जब आप इसको इंडिविजुअल के लेवल पे पढ़ोगे, जब आप इसको कोई एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल कोई इंडस्ट्री, ठीक है, कोई मार्केट, जब आप इसको स्मॉलर लेवल पे पढ़ोगे यानी कि इंडिविजुअल के लेवल पे पढ़ोगे, ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं माइक्रो लेवल प्रॉब्लम्स, ठीक है, माइक्रो लेवल प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच आपको स्मॉलर और इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सिखाए, उस इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो इकोनॉमिक्स आपको लार्जर लेवल यानी कि इकोनॉमी एज अ होल की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सिखाए, इकोनॉमी एज ए होल, जो इकोनॉमी एज अ होल के साथ पूरे सिस्टम की, पूरी कंट्री की, पूरे इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सिखाए, यानी कि वो बड़े लेवल की बात कर रही है ना, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, तो बड़ी लेवल की प्रॉब्लम्स के साथ जो डील करना सिखाएगा, उन प्रॉब्लम्स को पहली बात तो हम बोलते हैं मैक्रो लेवल प्रॉब्लम्स। ये हमारी मैक्रो लेवल प्रॉब्लम्स होती हैं। और इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच आपको मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सिखाती है उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारे सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को 11th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप अपनी 12th क्लास में पढ़ते हो,
ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर, हमारी जो बुक आज से शुरू हो रही है वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं, जरा इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, है ना। समझिए, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स स्टडीड एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है ना। इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाएगा। अब इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम्स पे यहाँ पे हमारे पास आते हैं दो मेन इंडिविजुअल एजेंट्स, वन इज कंज्यूमर एंड द अदर इज प्रोड्यूसर। मैंने आपको बोला कि इकोनॉमिक्स हमें हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करती है, कैसे हमें सॉल्व करना सिखाती है, विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज। तो देखो, अब कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है कि मैं क्या खरीदूं, मैं कितना खरीदूं, मैं अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करूं, मैं अपनी पहले कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करूं। तो इसके लिए हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड theory of consumer behavior, ऐसे ही हमारे पास प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम्स के लिए भी थ्योरीज बनी हुई हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है। तो इनसे बनती है हमारे पास प्राइस थ्योरीज। इन थ्योरीज को पढ़ने के बाद हमारे पास बनती हैं बेटे प्राइस थ्योरीज। अब वो कैसे बनती हैं, देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर दो मेन मार्केट फोर्सेस हैं जो पूरी मार्केट को चलाती हैं, जो पूरी मार्केट को समझाती हैं, जो पूरी मार्केट को चलाने में मदद करती हैं। एंड दीज टू इंपॉर्टेंट फोर्सेस आर डिमांड, सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरीज को पढ़ के आप ये समझोगे कि मार्केट में प्राइस किस तरीके से डिटरमिन होता है, प्राइस किस तरीके से सेटल किया जाता है कि सबकी जरूरतें पूरी हो जाएं, प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई हो जाए और कंज्यूमर भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। प्रोड्यूसर को भी मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो जाए, कंज्यूमर को भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो इन थ्योरीज के साथ जब आप इन दो थ्योरीज को पढ़ोगे तो आपके पास बन के आती है प्राइस थ्योरी। फाइन, ठीक है। अब कंज्यूमर बिहेवियर में, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर क्या सीखता है कि वो क्या कंज्यूम करे, वो कितना कंज्यूम करे, ठीक है, उसको किससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, कहाँ वो उसकी कंजम्पशन को स्टॉप कर दे कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए। हमें सारा कुछ यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से थ्योरी ऑफ सप्लाई और थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर हमें ये सिखाता है कि प्रोड्यूसर को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो जाए। क्लियर, ठीक है। ये तो है बेटा अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज। अब हम बात करते हैं मैक्रो लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। समझो, अब मैक्रो लेवल पे हमारी थ्री मेन प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, सेकेंड इज disequilibrium in the economy, and the third is maintenance of equilibrium, या आप कह सकते हो restoration of equilibrium in the economy। देखिए, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा इकोनॉमी के अंदर। ऑब्वियसली जब हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि जब पूरी इकोनॉमी का डिमांड पूरी इकोनॉमी के सप्लाई के बराबर हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सेटल हो जाएगा, ठीक है। अभी हमेशा तो नहीं रहेगा, डिमांड सप्लाई चेंज होते रहेंगे, तो बेटा मार्केट के अंदर फिर डिसइक्विलिब्रियम भी आता है, तो हम डिसइक्विलिब्रियम का इशू भी पढ़ेंगे।
फिर इस डिस इक्विलिब्रियम को वापस इक्विलिब्रियम में कैसे रिस्टोर करना है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये तो आप पढ़ोगे बेटा 12th क्लास में, ठीक है। तो कैसे रिस्टोर होते हैं, तो गवर्नमेंट इसके लिए फिस्कल पॉलिसी बनाती है, सेंट्रल बैंक इसके लिए हमारे पास पॉलिसीज बनाता है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है, ऐसे थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विलिब्रियम जैसी थ्योरीज हैं, वो आप सब 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम बात ज्यादा मैक्रो की नहीं करेंगे, हम माइक्रो की करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा। तो आने वाले टाइम में आपके पास जो चैप्टर्स होंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स काउंट होंगे, कंज्यूमर बिहेवियर के 2 चैप्टर्स हैं, दैट इज यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। ऐसे ही थ्योरी ऑफ डिमांड है, ठीक है। इसके साथ यूटिलिटी अप्रोच के साथ आपके साथ एक होगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, अप्रोच भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा थ्योरी ऑफ सप्लाई के बाद थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे कि कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये सब हम आने वाले टाइम पे अभी पढ़ेंगे। तो इससे हमें अभी तक ये पता लगा कि इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एट अ स्मॉलर लेवल और एट अ लार्जर लेवल। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और 2 टाइप्स की भी हो सकती है, अब उसके बारे में जरा हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारी जो ये टर्म है इकोनॉमिक्स, इसको हम और 2 एस्पेक्ट्स में भी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड द अदर इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ध्यान से समझिए, ये वो इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ती है विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड figures in respect to past, present and future। इसमें किसी भी तरह की वैल्यू जजमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होती। हम इसे कभी भी वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। फाइन, देखिए, पहली चीज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को डिपिक्ट करेगी, उसके रिलेशन में इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करेगी, और ये जब भी स्टडी करेगी ये विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स करेगी। प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ही ये प्रॉब्लम्स को डील करती है, बिल्कुल ठीक है। तो जब इसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है तो आप कभी भी उसको वेरीफाई करके देख सकते हो, डेटा है आपके पास कि वो ट्रुथ है कि नहीं है ना। इसके ऊपर किसी भी तरह की वैल्यू जजमेंट्स ओपिनियंस नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इससे उलट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये, अभी जैसे ये प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के साथ डील कर रही है, तो इट एक्चुअली मींस व्हाट वाज, व्हाट इज, है ना, और व्हाट विल बी या व्हाट वुड बी, ये इसके साथ डील करती है। जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये किसके साथ डील करती है, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये किसके साथ डील करती है, व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए ये तो फ्यूचर का एलिमेंट ही है एक तरीके से, कि क्या करना है, क्या होना चाहिए, ठीक है, नॉट लाइक दिस फ्यूचर एलिमेंट, इट इज लाइक कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अब उसमें तो ओपिनियंस होंगे, आपके आपके विचार होंगे, तो इट इन्वॉल्व्स opinions,
ठीक है। अब जब इसमें ओपिनियंस हैं तो आप उसको ट्रुथ के लिए वेरीफाई तो करके नहीं देख सकते हो कि कैसा है, क्या सही भी है कि नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ ओपिनियंस हैं, इसमें वैल्यू जजमेंट्स इन्वॉल्व होंगी। तो इट इंक्लूड्स और इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स it may also lead to controversies। जब आप अपनी किसी चीज के ऊपर विचार दोगे, ठीक है, तो कंट्रोवर्सीज होना, डिबेट्स होना इज वेरी नेचुरल, है ना। इसके अलावा इट इज नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ हम पहले इसको पढ़ते हैं, फिर वापस इनके बारे में आके डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी एग्जांपल्स की हेल्प लेते हैं। अभी जैसे अगर मैं आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की हेल्प लेके समझाऊं, ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हम पहले बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं कि पॉवर्टी इंडिया में at much greater level, a larger level during independence than ever. In India, poverty used to be at much greater level during independence than ever. ठीक है ना, कि किसी भी टाइम से, या आप ये भी बोल सकते हो कि इंडिया में पॉवर्टी किसी भी टाइम पे आप कंपेयर करके देख लो, पर जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉवर्टी थी वो कई गुना ज्यादा थी, एट मच हायर लेवल, ठीक है। सेकंड में बात करूं कि टुडे मोर देन 22% of India's population is under the poverty line या below the poverty line, ठीक है। थर्ड एक और फैक्ट हम लेके चलते हैं कि if poverty keeps on growing like this, it may touch higher percentage than now। देखिए, अब ध्यान से आप इन तीनों फैक्ट्स को देखिए कि इंडिया में अगर पॉवर्टी को हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे कंपेयर करके देखें तो आज के टाइम से कई गुना ज्यादा थी। तो ये पास्ट को डिपिक्ट कर रहा है, ये पास्ट का फैक्ट दिखा रहा है हमें। और अगर हम बात करें टुडे मोर देन 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अंडर द पॉवर्टी लाइन, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर पॉवर्टी ऐसे ही ग्रो करती रही तो ये इससे भी ज्यादा लेवल को टच करेगी, तो ये फ्यूचर के इशू को डिपिक्ट कर रहा है ना, ठीक है। और यही अगर हम देखें यहाँ पे फैक्ट्स की भी हम हेल्प ले रहे हैं, हम चेक भी करके देख सकते हैं, डेटा के साथ वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ एज वेल। इट इंक्लूड्स द जजमेंट्स, वैल्यू जजमेंट्स, सॉरी डज नॉट इंक्लूड एनी वैल्यू जजमेंट, इसमें हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा, इट इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फोर्थ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्या था, क्या है, क्या होगा, हम सब इसके साथ स्टडी कर सकते हैं। जबकि इसके अपोजिट अगर आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखोगे, ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में तो जैसे कि यहाँ पे हम देंगे अपने ओपिनियंस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम देते हैं अपने ओपिनियंस।
रिलेटेड टू व्हाट ought to be। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको पता होगा इंडिया में एक प्रोग्राम चल रहा है एमजी नरेगा, जो कि एम्प्लॉयमेंट को गारंटी करता है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर कवर्ड होते हैं हमारे अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है, या पुअर पीपल, उनको ये कवर करता है। तो अगर इसके ऊपर हम जजमेंट दें कि अगर इस तरीके से एमजी नरेगा प्रोग्राम चलता है तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ कुछ ही लोगों को कवर कर पाएगा, इसे रोक देना चाहिए। या ये बोलेगा कि ये तो लोगों को आलसी बना देगा, लोग इसी के सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये सिस्टम को रोक देना चाहिए, ये सिस्टम नहीं चलेगा। या कोई अपनी जजमेंट देता है कि ये तो लोगों का पैसा खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, लोगों को सिर्फ बातें हैं, लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, तो वो भी उनका एक ओपिनियन है, किसको रोक देना चाहिए। ठीक है, कोई कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया है, कितने लोगों को काम मिल जाता है, कितने लोगों के घर चलते हैं, पॉवर्टी दूर होगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, ठीक है, तो इस सिस्टम को उल्टा और फैलाना चाहिए। तो ऐसे सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, रोक देना चाहिए, बेटर कर देना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, कुछ वेरिएशंस ले आनी चाहिए, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। जब ओपिनियंस आएंगे तो इन पे डिबेट होती है, इन पे कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, तो वैल्यू जजमेंट्स इट इन्वॉल्व्स। समझ आया? कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है, कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कोई डेटा नहीं होता, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। क्लियर? ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर के सेकेंड हाफ पार्ट की, दैट इज इकोनॉमी। ठीक है, आई होप कि आपको अभी तक इकोनॉमिक्स के टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा, पर अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन लेट मी नो। आप हमें हेल्प कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, ठीक है, आप हमें कमेंट्स में टाइप करके दे सकते हो, हम आपको आपके डाउट्स का जरूर जवाब देंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इकोनॉमी। अब देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी फॉर्म ऑफ इकोनॉमी के अंदर लोग बहुत तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, कोई भी ह्यूमन बीइंग दो तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। एक तो वो परफॉर्म करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकंड वो परफॉर्म करता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज, ये वो एक्टिविटीज होंगी जिनका मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा प्रॉफिट मेकिंग या मनी मेकिंग। ठीक है, जबकि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव मनी या प्रॉफिट्स नहीं होता, बल्कि क्या होगा, आपका कोई भी पर्सनल सेटिस्फेक्शन, जो आप आउट ऑफ लव, इमोशंस, केयर इस तरीके से करते हो, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मम्मा जैसे कि टीचर है तो वो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, या किसी भी फॉर्म में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो पैसे के लिए कर रहे हैं, है ना, तो वो प्रॉफिट्स के लिए हो रहा है, मनी मेकिंग के लिए, तो दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर वही अगर सेम पर्सन आपको आपके घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है या अपने भाई बहन को पढ़ा रहा है, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो आप अपने किसी मनी मेकिंग या प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं कर रहे हो, है ना, तो वो होगा हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस तरीके से जिस सिस्टम के अंदर रह के हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उस सिस्टम को पहली बात तो हम बोलते हैं इकोनॉमी। पर इकोनॉमी को पढ़ने के लिए इसको दो मेन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट,
ठीक है। सेकंड, ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर। अब इससे क्या होगा, देखिए जो तो नेचर है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, ये या तो आपकी इकोनॉमी को जैसे बना सकता है डेवलप्ड इकोनॉमी, है ना, डेवलप्ड इकोनॉमी बना सकता है, या अंडर डेवलप्ड भी बना सकता है, डेवलपिंग भी बना सकता है ना। तो इस तरीके से इकोनॉमी फिर 3 टाइप्स की हो जाती है, डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। इसके अपोजिट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि आप किस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, अगर आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो तो एग्रेरियन इकोनॉमी हो जाएगी, इंडस्ट्रीज की एक्टिविटी ज्यादा है तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो जाएगी, है ना। आगे तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एटसेट्रा, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी है उसका जो नेचर है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो किस तरीके की देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो रिसोर्सेज का यूजेज है वो किन फैक्टर्स के साथ इन्फ्लुएंस्ड है, किसके हाथ में उसकी ज्यादा कंट्रोल है, रिसोर्सेज का कंट्रोल किसके हाथ में ज्यादा है। तो इस बेसिस पे हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। तो इकोनॉमी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, इट कैन बी कंट्रोल्ड इकोनॉमी, second it can be free economy, and third it can be mixed economy। अब देखिए हमें यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है कंट्रोल्ड, यानी someone is there who is controlling the economy, who is controlling the use of economic resources, who is controlling the decision making power। तो वो कौन हो सकते हैं, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट। तो जिस इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन लार्ज लेवल पे होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन लार्ज लेवल पे होगा, ठीक है, उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी। हाई डिग्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन आप इसे कह सकते हो। बिल्कुल। अब जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो वहां पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर। बिल्कुल ठीक। डोमिनेटिंग सेक्टर कौन होगा, पब्लिक सेक्टर होगा, गवर्नमेंट सेक्टर होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमीज को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन हाई डिग्री में होगा, जहां पे रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है, ठीक है, वो किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में होगा। डिसीजन मेकिंग पावर गवर्नमेंट के हाथों होगी। डोमिनेटिंग सेक्टर पब्लिक सेक्टर होगा, है ना। तो ये सारी फैक्टर्स मिलके क्या बनाती है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। अब इसकी एग्जाम्पल कौन सी हो सकती है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ओके। सेकेंड, फिर आता है अपने पास फ्री इकोनॉमी। देखिए फ्री इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट, नाम से पता लग रहा है फ्री, यानी कि वहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम होगी, ठीक है ना, लो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। Second, dominating sector will be private sector. Third, decisions lie in the hands of people,
यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होगी। इसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा हमारा वो क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग या मनी मेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, अब जहां पे प्राइवेट सेक्टर है वहां पे प्रॉफिट्स, वहां पे मनी, इन चीजों पे ज्यादा फोकस होगा। तो जो भी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने बिजनेस के एस्पेक्ट से लेंगे, ठीक है, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को डिफाइन करके वो डिसीजंस लेंगे। तो रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ज्यादा होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम होगी, ठीक है। तो वो होगा प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो इकोनॉमी है वो सरकार के डिसीजंस पे नहीं बल्कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के ऊपर चल रही है। दैट इज, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकती है यूएसए और यूके। क्लियर? थर्ड आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ मिक्सचर ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच belong to controlled economy and free economy as well, यानी कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ free economy and controlled economy। ये मिक्सचर है फ्री इकोनॉमी एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी की फीचर्स का, ये दोनों के बेनिफिट्स एंजॉय करता है, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, ठीक है। गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट्स के लिए काम करेगा। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है अवर इंडिया। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। पब्लिक सेक्टर वेलफेयर के लिए काम करता है और प्राइवेट सेक्टर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वो अपने प्रॉफिट्स और मनी मेकिंग के लिए करता है, ठीक है। इसके अलावा अब कंट्रोल्ड इकोनॉमी को हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर, यहाँ पे गवर्नमेंट इज द मेन इंग्रेडिएंट, ठीक है। अब इसे फ्री इकोनॉमी है, ये मार्केट के फोर्सेस पे चलती है, तो इसे हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द ह्यूमन प्रॉब्लम, ह्यूमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो हमने माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में पढ़ा, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के बारे में हमने समझा, फिर हमने इकोनॉमी की कुछ फीचर्स पढ़ी कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे रह के हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो इकोनॉमी कैसी है ये डिपेंड करेगा आपके लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। जिसके बाद हमने इकोनॉमी की 3 मेन टाइप्स को समझा, कंट्रोल्ड, फ्री एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इस पूरे चैप्टर में आपके समझने के लिए सिर्फ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी की यही इंट्रोडक्शन थी। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो काइंडली इस वीडियो को आप लाइक करें, इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।